हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को 10th क्लास के हिंदी बुक का पहला अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का लेखक परिचय बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदी बुक का सिलेबस बताया था, तो जिन किसी ने भी सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में सिलेबस वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आगे हम लोग जो है ये जो क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो अपना न्यू चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर जो है आप लोगों को हमारे जितने भी 10वीं और 9वीं कक्षा के क्लासेज होंगी वहाँ पर आपको मिलेगा। जो सिलेबस वाला वीडियो है आपको तो हमारे पुराने चैनल पर मिल गया है, तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो हमारे पुराने वाले चैनल पर जा करके 10वीं कक्षा का जो सिलेबस का वीडियो है उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज से हम लोग अपने नए वीडियो नए चैनल पर जो है 10वीं और 9वीं की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। 9 का तो क्लास शुरू हो गया है, 10वां वाले के लिए ये पहला क्लास है। तो हम लोग भीमराव अंबेडकर जी का आज लेखक परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है अध्याय के बारे में जान लें कि अध्याय का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि क्या है, एक निबंध है। ठीक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है जो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। इन्हीं की एक रचना है और उसके बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। साथ ही साथ जो है ये भी मैं बताऊंगा कि इसका जो है जो ये पाठ दिया गया है इसका भाषांतरण किसने किया, वो सभी चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा। आगे हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के लेखक परिचय को। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम लोग जानेंगे। आप सभी लोगों को मालूम है कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं वो उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, ठीक ना, संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे। और आज 11 अप्रैल है, आज के दिन मैं ये क्लास शूट कर रहा हूँ, तो आज से 3 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को हमारे भीमराव अंबेडकर जी का जयंती भी है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भीमराव जो अंबेडकर हैं इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि आज 11 अप्रैल है, आज के दिन मैं ये क्लास शूट कर रहा हूँ, तो आज से 3 दिन बाद जो है 14 अप्रैल को हमारे भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। और ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था भाई, तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, एक दलित परिवार में। मतलब इनका जन्म जो है एक दलित परिवार में, एक कह सकते हैं हम लोग जैसे समाज में दलित लोगों को जो है बहुत हीन भावना से देखा जाता था। उस समय में जब हमारे भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था तो इसी दलित परिवार में जो है ना इनका जन्म हुआ था। और कहा जा रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। ये प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए और उसके बाद जो है लंदन इंग्लैंड भी गए थे। मतलब ये क्या किए कि अपने शहर अपने गांव में जो है इन्होंने निम्न स्तर की पढ़ाई जो पूरा कर लिया और इन्हें लगा कि मुझे आगे पढ़ना है। तो वहाँ के जो बड़ौदा नरेश जो थे, ठीक ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी को उच्चतर शिक्षा के लिए जो है ना, उच्चतर शिक्षा के लिए किसने प्रोत्साहन किया। तो किसने प्रोत्साहन किया भाई, तो बड़ौदा नरेश ने जो उन्हें प्रोत्साहन किया और फिर ये न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए और वहाँ से फिर ये कहाँ गए, लंदन इंग्लैंड गए और वहाँ पर अपना पढ़ाई पूरा किया। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक, पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद, इन सभी का जो है ना उन्होंने पढ़ा, उनका ज्ञान प्राप्त किया। और फिर कहा जा रहा है कि सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे थे। मतलब इन्हें हर चीज़ों का जो है ना जानकारी था, ये हर चीज़ों में जो है अब महारत हासिल किए थे। और फिर इसके बाद कहा जाता है कि स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया था, यानी वकील के रूप में इन्होंने काम भी किया। ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है कि जो हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं वो क्या थे, एक वकील भी थे, इन्होंने वकालत भी किया था अपने हमारे देश में जब ये पढ़ाई करके वापस आए थे भारत। तो और फिर कहा जा रहा है कि समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों,
को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया था। मतलब कि जब ये वकालत कर रहे थे हमारे देश में, तो इन्होंने देखा कि समाज में जो है मतलब कि छुआछूत की भावना ज़्यादा प्रचलित थी, स्त्रियों का ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, ठीक ना, मानव का जो अधिकार था, मानवीय अधिकार था, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। तो इन सभी को देखते हुए, इन सभी अन्याय को देखते हुए जो लोग थे उनको सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और इन्होंने ही फिर आगे जाकर के क्या किया, संविधान निर्माण किया, और फिर सभी को जो है एक समान अधिकार दिलाने का अवसर लोगों को मतलब कि मिला। इसके बाद कहा जा रहा है कि उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। ये भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे बुद्ध जी हैं, ये हमारे क्या है, कबीर है, कबीरदास, और ये ज्योतिबा फुले हैं। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि अभी मैं शुरू में ही आप लोग को बताया कि जो क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं 11 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज ही यानी 11 अप्रैल को जो है हमारे ज्योतिबा जो फुले हैं उनका जो क्या है, जयंती है आज, ठीक ना, आज ही जो है इनका जन्म हुआ था। तो ज्योतिबा फुले और बुद्ध और कबीर, ये तीनों जो है हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है उनके क्या थे, प्रेरक व्यक्ति थे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि भीमराव अंबेडकर जी के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन हैं, तो बुद्ध हो गए, कबीर हो गए और हमारे ज्योतिबा फुले हो गए। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठा समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें जो है भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। मैंने बताया भी आप लोग को कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी है इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये संविधान निर्माण में उनकी जो भूमिका थी और उनकी जो एकनिष्ठ समर्पण था, इसके कारण हम लोग इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं और कह करके जो इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका निधन जो है 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब इनका जो है निधन हुआ था। तो डेट आप लोग याद रखिएगा 6 दिसंबर को, किताब में दिया हुआ नहीं है लेकिन याद रखना है कि 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ था और 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। ये याद रखिएगा आप लोग, 14 अप्रैल, मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को 1956 में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था दिल्ली में। इसके बाद हम लोग इनसे जुड़ी हुई कुछ रचनाओं को जानेंगे कि भीमराव अंबेडकर ने अपने समय में कौन कौन सी रचनाएं लिखी और कौन कौन से जो है इनके विधाओं वाले रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण इस प्रकार है, मतलब इन्होंने रचनाएं भी किया और भाषण भी जो है इन्होंने लिखा था। तो दिया गया कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है, द कास्ट्स एंड इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। इसके बाद कहा जा रहा है कि जेनरेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल हु आर दे, उसके बाद हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धाज एंड हिज धम्माज, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रचना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जो एनहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसी से हमारा जो ये पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो हमारा पाठ है श्रम विभाजन, ठीक ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये संकलित है इसी रचना से। याद रखना है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि ये सब क्या है, रचनाएं हैं या फिर इनके द्वारा लिखे गए भाषण हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं उनके जो संपूर्ण वाङ्मय है उस नाम से जो है कितने खंडों में प्रकाशित है इनकी रचनाएं। तो याद रखना 21 खंडों में प्रकाशित है।
ठीक, एनहिलेशन ऑफ कास्ट को भी याद रखना है, जिससे हमारा पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा संकलित है और ये अंग्रेजी भाषा में है, तो इसका भाषांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि आगे मैं बताऊंगा कि जो पाठ हमारा कहाँ से संकलित है, उसका भाषांतरण किसने किया, तो याद रखना है ललई सिंह यादव ने भाषांतरण किया था और ये हमारा एलिनेशन ऑफ कास्ट से पाठ संकलित है। देखिए आगे आपको बताएगा पाठ का परिचय में। हम लोगों ने लेखक परिचय में भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जितना चीजें हमें समझना था, पाठ में जितना बातें दी गई थी, उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक, याद रखना है आप लोगों को भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई उनका जन्म को याद रखना है, जन्म स्थान को याद रखना है कि कहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक, इसके बाद निधन का स्थान याद रखना है, सेम वही। उसके बाद जो है आप लोगों को ये भी याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, किसके मतलब कि प्रोत्साहन पर गए। इसके अलावा आप लोग को रचनाओं में याद रखना है कि कौन कौन से रचनाएं फेमस थी, उसको जो हमारा पाठ है वो कहाँ से संकलित है, कौन सी रचना से संकलित है, उसका भाषांतरण किसने किया, ये सभी चीजों को याद रखना हमें जरूरी है। तो आइए हम लोग पाठ का परिचय देखते हैं कि ये जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे तो पाठ के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है या क्या क्या चीजों को हमें समझना है और किस मुद्दे पर जो है ये पाठ लिखा गया है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो रचना है इसी से हमारा ये पाठ जो है संकलित है। और एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो रचना है, ये एक रचना नहीं है, ये क्या एक भाषण है। अभी हम लोग यहाँ पर देखें, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने यहाँ पर बताया कि भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं, मतलब दोनों चीज इसमें दिया गया है। तो जो एनहिलेशन ऑफ कास्ट है ये क्या है, इनके द्वारा दिया गया एक भाषण है। कहाँ ये भाषण दिए थे, तो आइए इस पे हम लोग एक नजर डालते हैं। कहाँ ये भाषण दिए थे, तो आइए ध्यान देते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। मतलब कि यहाँ पर हमें मिलता है ये बात कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है उनके द्वारा प्रस्तुत जो ये पाठ है ये ललई सिंह यादव के द्वारा भाषांतरित किया गया है हिंदी में, जो कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट से संकलित है। और ये क्या है, एक भाषण है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया। अब ये भाषण कहाँ दिया गया था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहा जा रहा है कि यह भाषण जो है जाति पाति तोड़क मंडल यानी लाहौर में, ठीक है, ये भाषण कहाँ दिया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, तो जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के जो वार्षिक सम्मेलन था उसमें सन 1936 ईस्वी की अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये भाषण तैयार किया गया था ये जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन जो 1936 ईस्वी में हुआ था, तो उस समय ये देने के लिए तैयार किया गया था भाषण, लेकिन किसी कारण के वजह से आयोजकों के पूर्ण सहमति न बन सकने की वजह से जो है क्या हुआ कि स्थगित हो गया सम्मेलन और ये भाषण जो है पढ़ा न जा सका। तो उसी भाषण को यहाँ पर ललई सिंह यादव जो है हिंदी में रूपांतरित करके और ये भाषण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जो जाति भेद का जो क्या करता है, जो जाति भेद का बढ़ावा दिया गया है, जाति भेद के बारे में उसके उत्तेजन करने के बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ आगे कहा जा रहा है कि बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। मतलब ये भाषण जो है पढ़ा ना जा सका तो इन्होंने एक पुस्तक के रूप में जो है ना इस भाषण को दे दिया ताकि सभी लोग जान सके, पढ़ सके कि आखिर में जो सम्मेलन होने वाला था उसमें मैं क्या कहता, मेरे भाषण के अंश क्या थे, वो सभी समझ सके। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में इसे पहचान दे दिया और प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, ऋण पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है
और भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। मतलब इसमें इन्होंने जाति प्रथा के बारे में या सदियों से चलते आ रही जाति के आधार पर जो लोगों के काम है, लोगों के श्रम है, ठीक है, जो बांटा गया है, विभाजित किया गया है, उसको लेकर के लेखक ने ये रचना किया है, जो आज के जो भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक है उनके लिए जो है ना, ये अत्यंत क्या है, शिक्षा का एक विषय, एक शिक्षाप्रद है। तो हम लोग इसमें जो श्रम का बंटवारा किया गया है, जो श्रम का विभाजन किया गया है और जातीय प्रथा जो चलते आ रही है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है पाठ में। और कहाँ से संकलित है ये चीज मैंने आप लोग को बता ही दिया। किसने इसका भाषांतरण किया ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये हमारा क्या था, लेखक परिचय और पाठ से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पाठ को जो है ना, पाठ का अर्थ हम लोग जो है अच्छे से समझेंगे, पाठ का संपूर्ण अर्थ हम लोग अच्छे से जानेंगे। पाठ ज़्यादा बड़ा नहीं है तो एक क्लास में वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग एक क्लास में क्या करेंगे, इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए भी हैं और किताब में भी जो दिया गया है उसको हम लोग करेंगे। तो इस सेशन को आप लोग आखिरी तक, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखे हैं और आप लोग को लेखक परिचय समझ में आया है। जो विद्यार्थी इस सेशन को पूरा देखे हैं आप लोग से गुजारिश है कि एक बार अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो। और जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।